जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और वो ये है कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके स्पोक्सपर्सन है बागची साहब, वो जो हैं उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी जिसको ख़ैर पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने रिबटल तो दिया है। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो समझने वाली है। उन्होंने कहा जनाब कि आप हमारे इंटरनल मामलात में क्यों इंटरफेयर करते हैं? ये ओआईसी को कहा उन्होंने। और उन्होंने लंबे 2, 4, 5, 6 जो पॉइंट हैं वो बड़ी 30-40 सेकंड की 31 सेकंड की स्टेटमेंट है, लेकिन वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा मैंने उसको सुना भी, उस कुछ पॉइंट्स भी मैंने उससे निकाले। अच्छा जो पाकिस्तान के अंदर ये जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, 48 सेशन जो हो रहा है और 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को ऑलमोस्ट बने हुए, इस अगस्त में हो जाने हैं। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पूरी दुनिया से, ये तो हर 23 मार्च की परेड भी देखेंगे मेरा ख़्याल है। इस्लामाबाद में और साथ ही इमरान खान साहब को रुख़सत भी इसी जो है वो टाइम पे हो रही है क्योंकि आपको पता है कि उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आ चुका हुआ है और इमरान खान साहब के जितने भी एमएनएज़ हैं उनमें से को 15-20 एमएनएज़ 25 एमएनएज़ जो हैं मेंबर नेशनल असेंबली जो है वो तकरीबन भाग चुके हैं या वो इस वक़्त एक इस्लामाबाद में सिंध हाउस है वहाँ पे बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब पार्लियामेंट का इजलास हो और कब लोग जो हैं वो पहुँचे वहाँ पे। ख़ैर एनी हाउ जो बागची साहब ने स्टेटमेंट दी और ये जो ओआईसी का एजेंडा हो रहा है और पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है इस पे बात करते हैं। बागची साहब ने कहा जनाब कि आप हमारे इंटरनल मामलात में क्यों इंटरफेयर करते हैं? आपको क्या हक पहुँचता है आप हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करें? दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है वो ऑल पार्टी ज़रूरत कॉन्फ्रेंस में मीर वाइज़ उमर फ़ारूक को बुलाते हैं। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। आप नॉन स्टेट एक्टर को बुलाते हैं, आप दहशतगर्द ग्रुपों को बुलाते हैं। और साथ ही उन्होंने जनाब जो है वो अगली दाग दी, उन्होंने कहा जनाब ये थोड़े महीने पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जी जो ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है इसका बेसिकली कम्युनल माइंडसेट है। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए इसको रिबटल करना इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस ओआईसी का जो सेशन बुलाया जा रहा है, उसके 4-5 मेजर पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ऑब्वियसली कश्मीर और फ़लस्तीन। कश्मीर का मसला तो हमारा है, मुस्लिम दुनिया का तो ये मसला नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर बता दिया, माज़ी में वो हमारी सपोर्ट करते रहे हैं, काफ़ी हद तक हमने मुस्लिम दुनिया को इंडिया से दूर रखने में काफ़ी हम कामयाब हो गए। लेकिन अभी जो मामलात जो दुनिया में एस्टेब्लिश हो रहे हैं, इंडिया का जो एज़ ए रीजनल पावर जो स्टेटस इमर्ज हुआ है, उसमें और जो इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह इमर्ज हुई है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे जो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हम इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेसिकली तरस रहे हैं 75 साल से। कभी डिक्टेटरशिप है, कभी डेमोक्रेसी है, कभी जो हाइब्रिड रजीम है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। सियासतदान भी ज़लील हो रहे हैं और ज़लील कर रहे हैं एक-दूसरे को, अवाम को भी ज़लील कर रहे हैं। मतलब ये एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना एक इमैच्योर स्टेट के तौर पे हम दुनिया में हम सामने आते हैं हमेशा और हम अपना ही मज़ाक उड़ाते हैं, हम किसी का कोई मज़ाक नहीं उड़ाते और फिर हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना होता भी बहुत कुछ है। हमारे खिलाफ अमेरिका साज़िश कर रहा है, कभी इंडिया साज़िश कर रहा है, इंग्लैंड साज़िश कर रहा है, यूरोप साज़िश कर रहा है और दुनिया नहीं चाहती हम तरक्की करें और दुनिया हमारी तरक्की के पीछे पड़ी हुई है। दुनिया हमें बहुत ज़्यादा जो है वो खतरात हैं। खतरात हमें सिर्फ़ अंदर से ही हैं और वो खतरात ये हैं कि इस पे फिर बात कभी करूँगा। वो खतरात सिंपल सी यही है कि अवाम की विल को माना जाए। हम अवाम की मर्ज़ी को मानना नहीं चाहते, हम डेमोक्रेटिक सेटअप को मानना नहीं चाहते, अपनी मर्ज़ी से हाइब्रिड रेज़ीम लेके आना चाहते हैं, तो फिर यही होगा, फिर जो हो रहा है। एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा अब एक तो कश्मीर के ऊपर कश्मीर हमारा मसला है, दुनिया मुस्लिम दुनिया का तो मसला नहीं है। ख़ैर माज़ी में हम जैसे मैंने पहले कहा सपोर्ट करते हैं, अब तो वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे। ओआईसी का सेशन जब हम फॉरेन मिनिस्टर्स का बुलाना चाहते थे, जब भारत ने 370 या 35A रिवोक किया था और वो सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज़ हुई, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया, सब कुछ हुआ, तो उस वक़्त तो ओआईसी कहता था हमने बुलाना ही नहीं है। हमने बड़ा शोर-शोर डाला, हम उधर मलेशिया चले जाएँगे, हम ईरान के साथ मिल जाएँगे, हम जो है वो टर्की के साथ एंगेज हो जाएँगे, हम उस वक़्त कतर वकरा सी ओएसी, तो हम कतर जो है उसके साथ वो कोई अलग ब्लॉक बना लेंगे, हम कोई ओआईसी का जो है हम कोई इस्लामोफोबिया के लिए जो है वो चैनल बना लेंगे, बड़ा कुछ कर लेंगे। लेकिन बाद में हमें सऊदीज़ ने डाँटा हमें इमरान खान साहब को और सऊदी डाँट नहीं कहूँगा, दूसरे तरीकों से और क्या कहूँगा इसको। जब आप और हम यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना कि नारे मारते हैं, "ओ अमरीका, अमरीका की ऐसी-तैसी हम अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर कभी कब्ज़ा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लीडर वो नहीं होता।"
ये हमारे लीडरान की स्टेटमेंट्स हैं। लीडर वो नहीं होता जो झुक जाता है। उधरों एमबीएस का फोन आया, खबरदार मलेशिया गया। तो साथ ही हमारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा पायन दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक पेशेंस। ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, सब्र करें, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, मुल्क को आगे लेके जाना है तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस करें, ये करें, वो करें। और हमने इस तरह के बड़े जो है ना पॉइंट शॉइंट दागे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन पॉइंट दागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से सॉवरेनिटी की बात करते हैं जब हमारा दिल करता है। अभी अगले दिन इंडिया ने हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन की है, हमने तो हम तो उस मिसाइल को भी नहीं रोक सके। खैर वो अलग बात है, एक और डिस्कशन है। एनी हाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो ओआईसी का इजलास था, पहला कश्मीर, फलस्तीन क्योंकि मसला है मगरब का, मुसलमान दुनिया का, अरबों का, वो उसको हल कर लेंगे और वो ज़ाहिर बात है अलहदा उसको करना चाहते हैं। ना उन्होंने ओआईसी से पूछना, ना उन्होंने मुसलमानों से पूछना, ना उन्होंने किसी और से पूछना। आगे आ जाएँ। दूसरा पॉइंट क्या है जी, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इज़ अ नॉन इश्यू फॉर मुस्लिम वर्ल्ड। अगर किसी के लिए मुस्लिम इश्यू होता तो अगस्त से लेके अभी तक कोई इसको रिकॉग्नाइज़ कर चुका होता। जो रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स का सेशन हमने इस्लामाबाद बुलाया था, उसमें क्या हुआ, कितनी ह्यूमन राइट्स की प्लेजेस हुई, फाइनेंशियल प्लेजेस हुई, डोनर कॉन्फ्रेंस की क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आगे आ जाएँ। तीसरा बड़ा पॉइंट जी इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया क्योंकि इमरान खान साहब की कैंपेन का हिस्सा है, इलेक्शन कैंपेन का, उन्होंने ओआईसी में भी उसको डाल दिया। और इमरान खान साहब तो इस वक़्त कह रहे हैं मौलवियों को, ओ पाकिस्तान के मौलवियों, मैं तुमसे बड़ा मौलवी हूँ, क्योंकि देखो मैंने इस्लामोफोबिया को यूएन में लेके आया हूँ, तुम मेरे से बड़े मौलवी बनने की कोशिश ना करो। और क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ मौलवी जो है वो दाएँ बाजू का मज़हबी वोट लेना चाहते हैं, कंज़र्वेटिव वोट बेस उनकी है, वो उसको बात करेंगे। आगे आ जाता है जनाब कि जी कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये जो कैपिटल फ्लाइट है, पैसा यहाँ से चला जाएगा, चला जाता है और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको रख लेती है। यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेफ हेवन्स हैं उनको चाहिए कि वो हमारा पैसा वापस भेजे। कभी कोई ऐसे भी पैसा देता है? सारे मिडल ईस्ट का पैसा तो वहाँ पड़ा होगा, जो बड़े लोगों का, पाकिस्तानियों को भी, और बहुत से। कौन इस तरह देगा? अपने अपने मुल्कों के लॉस ठीक करने होते हैं ताकि पैसे कैपिटल फ्लाइट ना यहाँ से हो, पैसा चोरी ना हो, आपके लोगों को सजाएं दे सके, जो कि इमरान खान साहब नहीं दे सके। इमरान खान साहब का जितने भी पार्टी मैनिफेस्टो है वही इमरान खान साहब वहाँ पे डिस्कस करते हैं इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम पे, ताकि इमरान खान साहब ये कह सकें कि देखो मैं जनाब अपना इंटरनेशनलाइज करता हूँ। और दूसरा, इमरान खान साहब को इस चीज़ का पता है कि मुस्लिम वर्ल्ड कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लॉक है इसका जो टेक्निकली कोई फ़ायदा नहीं है अब हमें, और ये इसने हमें करना भी कुछ नहीं है। ओआईसी, इंडिया ने टफ स्टेटमेंट दिया है, क्या ओआईसी इसको रिस्पॉन्ड करेगा? क्या ओआईसी इसके ऊपर बात करेगा? जो बागची साहब ने ये जो बातें की हैं ओआईसी के बारे में, पाकिस्तान का तो स्टेटमेंट आया है, ठीक है जी, कि ये इंटरनल मैटर नहीं है, और ऑब्वियसली इंटरनल मैटर नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं, ये तो पूरी दुनिया कह चुकी है। अगर आपको पता है कि यूएन भी इसके ऊपर कह चुका है, इंडिया, अमेरिका कई दफ़ा कह चुका है, अमेरिकन्स ने रिसेंटली भी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बातें की हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसको तमाम पार्टीज़ को बैठ के, दोनों पार्टीज़ को बैठ के हल करना चाहिए। और ज़ाहिर बात है वो इंटरनल मैटर, इंटरनल सॉवरेनिटी। और जो सबसे बड़ा काम इंडिया ने किया बेसिकली, जो उनके लिए बड़ा एडवांटेज था, कि उन्होंने सारी जिहाद की स्ट्रगल को दहशतगर्दी में कन्वर्ट कर दिया, और मुस्लिम दुनिया के पास का कोई जवाब नहीं है। और क्योंकि मुसलमान डिफेंसिव थे, मुसलमानों के पास इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं था, मुसलमान दहशतगर्दी को, जिहाद को और इन चीज़ों को डिफरेंशिएट नहीं कर सके, अवाम कन्फ्यूज़ रही। लोग जो हैं, कभी किसी का दिल किया, उसने कहा अमेरिका ने जो है वो सोमालिया में हमला किया, मैं जो है ना वो किसी और जगह पे हमला कर दूँगा, मुसलमानों को मारा जा रहा है, जिहाद ज़रूरी है। अब ये हमने बताया ही नहीं कि जिहाद किस तरह होता है, कैसे होता है। और मज़े की बात ये है कि हमने जिहाद को इतना नॉर्मल डिस्कोर्स करार दे दिया, जैसे इमरान खान साहब जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, वो तो उसको कहते हैं जब मैं दफ्तर जाता हूँ तो मैं तो जिहाद पे जा रहा होता हूँ। जब इस तरह का एक डिस्कोर्स, और आपको पता है कि आपने, आपकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी नईव है, कितने उस तरह के जो लोग हैं, तो ये सारा कुछ बड़ा मुश्किल चीज़ है। अभी देखें ना, 2 अरब का ओआईसी का ब्लॉक है, यूनिटी है कोई नहीं। जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया था, तो यूएई, सऊदी अरब ने तो नरेंद्र मोदी साहब को हार डाले थे। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया, उन्होंने कहा बल्ले-बल्ले मोदी साहब क्या कर दिया। और हमारा जो था वो, हमारे लिए मसला पैदा हो गया कि असां साडा की तल्लक रह गया ओआईसी के साथ। जिस जिस मुल्क ने हमारे डिस्प्यूट, हमें हमारा
जो है वो सबसे बड़ा नुकसान किया हुआ है कि वो कश्मीर के, हमारी तो सारी इंडिया के साथ ताल्लुकात कश्मीर के ऊपर ही खराब है ना। और हमारा इंडिया के साथ क्या डिस्प्यूट है बड़ा? बाकी छोटे-मोटे तो ममालिक के डिस्प्यूट होते हैं, कभी कोई रन ऑफ कच्छ में है, कोई कारगिल में है, कोई इधर-उधर, कोई एलओसी है, वर्किंग बाउंड्री, ये तो चलते रहते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, जब उनको पता था मुस्लिम वर्ल्ड को, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड क्या करे भाई? अगले दिन तो $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड की बातें हुई हैं यूएई की और इनकी। सऊदी अरब को पता है हमारा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है इंडिया। इसी तरह कतर, कुवैत, इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा जो डियास्पोरा बैठा हुआ है इस दुनिया इधर, वो सारे इंडियंस हैं। ज़ाहिर बात है इंडियंस जो हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, लोअर क्लास भी है, वो हर तरह की वो जो एक लेबर जो है वो पूरी दुनिया में है। व्हाइट कॉलर जॉब मिल रही है, ब्लू कॉलर जॉब मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। सो वो हम ही यहाँ पे बैठ के जो है नारे मार रहे हैं, बल्ले बल्ले बल्ले, साड़ी मुसलमान दुनिया बड़ी यार है। हमारी मुसलमान दुनिया यार क्या है? और दूसरा ये है कि हम भी तो मुसलमान दुनिया को रीड नहीं कर सके, ये जो तब्दीलियां आ रही हैं वहां पे। हम आज भी जाते हैं, कहते हैं यार को $5 अरब दे देना, $3 अरब दे देना। हमारी लीडरशिप ने तो अपनी आवाम को जलील करवा के रख दिया पूरी दुनिया में। इनके पास सोल्यूशन होते कोई, तो मुझे याद है, देखिए ये मेरी पर्सनल मेमोरी है, मैं किसी दूर की बात नहीं करता। मैं देखता हूँ, जो मैंने अपनी होश में अपने लीडरान को देखा, माज़ी में तो जो ये खाते रहे, करते रहे, वो तो अलग बात है। इन्होंने मेरी होश में जो मैंने देखा है, इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा फाइन, वो हम जा रहे हैं सऊदी अरब, या डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल दे दो, या थोड़े जो पैसे दे दो। इस तरह मुल्क चलते हैं। याद होगा जब पाकिस्तान ने यमन के उसमें कहा कि हम यमन जंग में नहीं जाएँगे, तो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा आपको हम सेट करके रख देंगे। उसने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी हमारे सारे सेटअप के बारे में। और वो सब समझते हैं कि ये क्या, हमने भी तो यूएई को और सऊदी अरब को लिफ्ट नहीं कराए। उन्होंने फिर कश्मीर के ऊपर साइलेंस इख्तियार कर लिया। उन्होंने कहा सानू की लड़न दी लोड़ है। अब देखें ना कि सऊदी अरब, अब जो यूएई है, इंडिया है, अमेरिका है और ये जो इसराइल है, ये क्वाड 2 की बातें हो रही हैं। गो के अभी फॉर्मलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन क्वाड 2 एक चीज़ तो बाहर निकली ना, पता तो वही चल रहा है। इंडिया ने अपने आपने अपने पंजे जो हैं वो गाड़े हुए हैं, मुस्लिम दुनिया को उन्होंने पकड़ा हुआ है। वो तो टर्की के साथ भी बड़े अच्छे मामलात फिट करके बैठे हैं। जहाँ-जहाँ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने फिट कर लिया अपने आप को। कुछ उनकी मजबूरियाँ थी, जिस तरह सेंट्रल एशिया सारे मुसलमान थे, उन्होंने कहा ये तो चाइना का बैकयार्ड है, ध्यान से ये ना हो कि यहाँ से हमारे खिलाफ कोई मसाइल पैदा हो जाए, इधर भी अपना फुटप्रिंट रखो। उसके बाद टर्की के साथ भी उन्होंने अपने गो के वो चलती रहती हैं, खिंच-खिंच चलती रहती है। जी20 में जब भी बाइडेन जाते हैं, तैयब उर्दगान और मोदी साहब की मुलाकातें होती हैं, बड़े आराम से गर्मजोशी है, सारा कुछ है। बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, टर्की विज़िट करते हैं, घूमते-फिरते, मौजें मारते हैं, टूरिज़्म करते हैं। अभी की थोड़ी कम हुई होगी, ठीक है, लेकिन करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बाकियों को देखें, तो सारी मुसलमान दुनिया के तो इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कश्मीर को तो हमने खुद इस सारे प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया है, बिकॉज़ हम अपने आप को मज़बूत नहीं कर सके। हम अपने देखिए दुनिया में एक ही चीज़ है, अगर आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं, तो दुनिया को आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, फॉर वन रीज़न और द अदर। अगर आप चाहते हैं दुनिया आपको सीरियस ले, तो आपके पास कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए, जिसको आप सेल कर सकें। कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे जनाब? मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट जारी की है ओआईसी के हवाले से, इस पे ओआईसी को स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी। इंडिया ने जो ओआईसी के बारे में कहा है कि आप इंटरनली वायलेट ना करें, आपने क्यों बुलाया है, सिंगल मेंबर एजेंडे को आप फॉलो करते हैं, बहुत कुछ उन्होंने कहा। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप ओआईसी को कहें ना स्टेटमेंट दें। ओआईसी क्या स्टेटमेंट देती है इस हवाले से? ये क्वेश्चन है, देखते हैं स्टेटमेंट आती है कि नहीं आती है, क्या होता है? और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और आपको पता है रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि जब ओआईसी ने इंडिया के अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी, कभी आई थिंक लव जिहाद के ऊपर या बाकी किसी इश्यू के ऊपर, या वहाँ पे जो है वो कोई राइट्स हुए या कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा, मैं देख रहा था बागची साहब की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा जी कि ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है, वो तो वहाँ पे तो उसका तो माइंडसेट ही कम्युनल है। मतलब बड़ी वो सख्त स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन क्योंकि उनको पता है कि डिवाइडेड है, उनको पता है हमारे बायलैटरल ताल्लुकात अच्छे हैं, उनको पता है हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है किसी ने जवाब ही नहीं आगे से देना। और जो जो पाकिस्तान सिर्फ इतना ही कहता है कि बस जो हमारी डिमांड है, ऑल पार्टी यूनिट कॉन्फ्रेंस को बुला लो, किसी को बुला लो, वहाँ से उनको उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया होगा। चलो कर लो गल तुसी। सो ये जो चीज़ें हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। ओआईसी जो है उसको याद होगा कि जब यूएई के अंदर आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा था, तो उन्होंने एज़ ए ऑब्जर्वर बुलाया था।
पाकिस्तान ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। आई थिंक उस वक़्त सुषमा स्वराज साहिबा इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को वो डील कर रही थी। तो उन्होंने बड़ा सोचा-समझा किया था। हमने फिर शाह महमूद कुरैशी ने इसको मेरा ख़्याल है किया। उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। हम ये नहीं करने देंगे। फिर उनको समझ लगी, उन्होंने कहा ठीक है ये इसको रोकते हैं। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओआईसी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। इंडिया ने तो टफ स्टेटमेंट दे दी, हमने रिबटल दे दिया। स्टेटमेंट ओआईसी से आई है, जवाब पाकिस्तान दे रहा है, देना तो ओआईसी को चाहिए। लेट्स सी शायद कुछ जवाब आए। अगर आए तो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।